दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, इसमें इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो है, लेकिन इनमें सबसे मजबूत दावेदार के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा है। और जब से भारत के नौसेना के लिए भी 26 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन लिया गया है, तब से तो इस टेंडर में केवल मात्र चर्चा राफेल एयरक्राफ्टों का ही है। पर दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के ये जो दावेदारी है, इसे कमजोर करने का जिम्मा अब यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की तरफ से उठा लिया गया और ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा दाव चल दिया गया जिसके बाद की यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट खाली राफेल एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर में कड़ी टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्टों के जितना ही MRFA टेंडर जीतने का संभावना है अब यूरोफाइटर टाइफून के लिए भी हो चुका है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को यूरोप के कई सारे देशों के कंपनियों के द्वारा बनाया हुआ कंसोर्शियम मतलब यूरोफाइटर कंसोर्शियम के तरफ से बनाया गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के पीछे ब्रिटेन का भूमिका काफी अधिक है। और दोस्तों इसी भूमिका का फायदा उठाते हुए इंडियन एयरफोर्स के ये जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, इसमें ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा ट्विस्ट लाया गया जिसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोफाइटर टाइफून ने राफेल एयरक्राफ्टों के चाल को ही बदल दिया है। अब दोस्तों इस घटना के पीछे सऊदी अरबिया को भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का कंसोर्शियम का एक बहुत बड़ा पार्टनर जर्मनी के तरफ से सऊदी अरबिया को एयरक्राफ्ट देने के ऊपर रोक लगा दिया गया। बेसिकली दोस्तों इस घटना को सऊदी जर्नलिस्ट के मौत के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि साल 2018 में जो सऊदी अरबिया के जर्नलिस्ट का मौत हुआ था, उसे एक वायलेशन के तहत देखते हुए जर्मनी के तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब वैसे देखा जाए तो सऊदी अरबिया के बेड़े में एक बहुत बड़े संख्या में यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 71 एयरक्राफ्टों को फिलहाल ऑपरेट किया जा रहा है और साल 2018 तक टोटल 72 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हुआ था। अब दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का जो प्रोग्राम है, ये असल में यूरोप के देशों के एक सम्मिलित प्रयास है और जिसमें कि जर्मनी के तरफ से अब तक बड़े भूमिका निभाया जा रहा था और एयरक्राफ्टों के बिक्री को लेके ही ज्यादातर जर्मनी के तरफ से ही काम किया जाता था। पर सऊदी अरबिया के साथ हुए घटना के बाद एक तरीके से इसमें रणनीतिक बदलाव लाया गया है और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि पहले जो भूमिका जर्मनी के द्वारा निभाया जा रहा था, वो अब ब्रिटेन के तरफ से निभाया जाएगा और भारत के जो MRFA टेंडर है उसमें ब्रिटेन ही भारत के साथ बातचीत करेगा। अब दोस्तों यही यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के डील को संपूर्ण रूप से बदल सकता है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्टों का कहना है कि ब्रिटेन जिस तरीके से भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को बीते कुछ सालों में मजबूत किया है, उसमें अब ब्रिटेन अगर इस तरीके के नेगोशिएशन करेगा तो संभावनाएं काफी अधिक है कि भारत जितना झुकाव राफेल एयरक्राफ्टों के तरफ दिखा रहा है, उतना ही झुकाव यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों के तरफ भी दिखाए। दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और दोस्तों पिछले बार जो साल 2007-8 में MMRCA टेंडर मतलब 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया था, उसमें इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल रिक्वायरमेंट को राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा केवल मात्र यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जा सका था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितना हद तक राफेल एयरक्राफ्ट भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है, उतना ही हद तक यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट भी भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है और शायद परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्टों के जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में दोनों एयरक्राफ्टों में ज्यादा कुछ डिफरेंस ना हो। और पिछले बार के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को जीत इसलिए हासिल हुआ था क्योंकि राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा जो प्राइस कोट किया गया था वो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कम था। मतलब इस बार भी अगर टेंडर इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में आके अटकता है तो प्राइस ही टेंडर के जीत के मेन कारण के रूप में उभर के आगे आएगा। मतलब यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों में से जिन एयरक्राफ्टों का कीमत कम होगा शायद भारत उसी एयरक्राफ्ट को परचेस करे। दूसरी तरफ दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में अगर जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी के द्वारा इस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 1/3 कंपोनेंट असल में जर्मन ओरिजिन है। पर फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से यूरोप में लड़ाई का सिचुएशन बना हुआ है और जिस तरीके से इस लड़ाई में जर्मनी के भी शामिल हो जाने का संभावना है, उसे देखते हुए अब इसमें ब्रिटेन की भूमिका बढ़ा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ सालों में कई सारे जर्मनी के कंपोनेंट जो है उसे ब्रिटेन के कंपोनेंटों के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो नए वेरिएंट या फिर कहे तो ट्रेंच 5 वेरिएंट है, उसमें ज्यादातर अब ब्रिटेन के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ब्रिटेन केवल मात्र अब नेगोशिएशन में ही आगे नहीं रहेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के कंपोनेंट सप्लाई चेन में भी ब्रिटेन ही आगे रहेगा। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद ब्रिटेन के लिए या फिर कहे तो यूरोफाइटर टाइफून के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को हरा पाना काफी कठिन है, क्योंकि ऑलरेडी 2 अलग अलग टेंडर को राफेल एयरक्राफ्ट जीत चुका है और इन दोनों टेंडरों के बाद इंडिया के पास
पास करीबन 62 राफेल एयरक्राफ्ट होगा, जो कि फिर से इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के शामिल होने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। ऊपर से दोस्तों पिछले बार के मुकाबले में इस बार प्राइस और भी कम हो सकता है, क्योंकि राफेल एयरक्राफ्टों में पिछले बार $1 बिलियन के इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट था, जबकि इस बार शायद उस तरीके के एनहेंसमेंट के लिए राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा और अधिक चार्ज ना किया जाए। जबकि यूरोफाइटर टाइफून को केवल मात्र अपने एयरक्राफ्टों के कीमत को ही कम नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि दूसरी तरफ ये इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों की कीमत कम हो। पर दोस्तों इस बार टेंडर में सुविधा ये है कि टेंडर करीबन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का है, जो कि एक तरीके से प्राइस को कम कर सकेगा। वहीं पे दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को देखते हुए यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के कीमत को और अधिक कम करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जो कि शायद इस बार राफेल एयरक्राफ्टों की कीमत से भी कम हो। पर दूसरी तरफ दोस्तों जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों के पक्ष में है, जिन कारणों के वजह से एक तरीके से यही माना जा रहा है कि डैसोल एविएशन किसी भी हालत में भारत के इस टेंडर को हासिल करेगा, क्योंकि डैसोल एविएशन के सामने अब राफेल एयरक्राफ्टों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और फिलहाल जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो इन सभी ऑर्डरों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से अगर एक अतिरिक्त प्लांट को बनाया जाता है तो ये अधिक खर्चेलू हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के अंतर्गत एक प्लांट को भारत में निर्माण किया जाता है जो कि टेंडर को जीतने में भी मदद करेगा, तो ये एक तरफ जहां पे भारत के टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों का सप्लाई कर सकेगा, तो वहीं पे यही से ही दूसरे देशों के एयरक्राफ्टों के जरूरत इवन मेंटेनेंस और ओवरऑल के जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। और ऊपर से अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर भी दो ऐसे देश है जो बड़े मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज कर रहा है, जिनमें एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जबकि दूसरा है इंडोनेशिया, जो कि भारत के भी क्लोज तरीन एलआईओ में से एक है। तो ऐसे में इन देशों के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर का जिम्मेदारी भी भारत के प्लांट को दिया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों के बावजूद ब्रिटेन के हाथ में बागडोर आने के बाद एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के लिए चुनौती बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रिटेन खाली फ्रांस को इन एयरक्राफ्टों के टेंडर में ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि कई सारे अन्य डील जैसे कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डील में भी चुनौती दे रहा है। और ब्रिटेन चाहेगा कि किसी भी तरीके से एक डील के थ्रू डीलों के चेन को तैयार किया जाए, और दोस्तों इसके लिए शायद प्रॉफिट को ब्रिटेन की तरफ से कम करके भी रखा जाए, जिससे कि यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों की कीमत और अधिक कम हो सके। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रशिया यूक्रेन का लड़ाई बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये यूरोप के कई सारे देशों के द्वारा एक साथ बनाया गया, और ऐसे में यूरोप में ये जो लड़ाई चल रहा है इसके कारण यूरोप के सप्लाई चेन भी काफी हद तक बाधित हो रहा है। और ऐसे में भारत किसी भी तरीके से ऐसा रिस्क नहीं लेगा जिसमें कि सप्लाई चेन के कारण एयरक्राफ्टों के डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस को लेकर भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़े। जबकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के मामले में ये संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि राफेल एयरक्राफ्ट एक ही देश के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के मामले में कई सारे देशों के कई सारे कंपनी इसमें इन्वॉल्व होने के कारण इस तरीके के सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने का संभावनाएं अधिक है। ऊपर से दोस्तों 1/3 कंपोनेंट बताया जा रहा है कि जर्मन ओरिजिन है, और हाल ही में आप लोगों को बता दूं कि जर्मनी से जोरावर जैसे टैंकों के लिए खरीदे जाने वाले इंजन के डिसीजन को भी बदला गया है, और एक नए इंजन के तहत भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें भी सप्लाई चेन का इशू था। और ऐसे में शायद ही भारत ऐसा कोई एयरक्राफ्ट खरीदे जो कि जर्मन के कंपोनेंट से लैस हो और बाद में सप्लाई चेन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करे। कुल मिला के दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून के द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा MRFA टेंडर में एक स्ट्रॉन्ग कदम तो रखा गया है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कदम रखने के बावजूद चुनौती कम नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट ये बात तो सही है कि राफेल एयरक्राफ्टों के लिए चुनौती पहले के मुकाबले में काफी बढ़ चुका है, क्योंकि पहले जहां पे राफेल एयरक्राफ्टों को एक पक्ष में केवल मात्र दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, तो वहीं पे अब काफी हद तक राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी के साथ यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का भी दावेदारी है। हालांकि ये राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी कम है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।